सीएम सुक्खू ने स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर काउंसिल के ऑनलाइन पंजीकरण एवं नवीनीकरण पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम ने ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का मासिक मानदेय और 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की घोषणा भी की। यहां सीएम ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत पैरामेडिकल्स के अन्य वर्गों का मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। स्टेट अलाइड सर्विसेज का आज बच्चों का प्रोग्राम था और मुझे बड़ी खुशी है इस कार्यक्रम में आके। माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय हरीश जनाटा जी, माननीय संजय अवस्थी जी, हम सब लोग उपस्थित हुए और इन बच्चों के बारे में जब ये पता लगा कि जो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट बच्चे होते हैं, ये बेचारे डॉक्टर का टेस्ट देते, कई बार परिवार की स्थिति होती है कि ये दूसरी बार नहीं आना चाहते और ये अलाइड सर्विसेज ज्वाइन कर लेते हैं, तो इनको 10,000 रुपये आउटसोर्स में मिलता था। हमने इनका आउटसोर्स 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है, ताकि बच्चे थोड़ा सा जब शिमला शहर में तो 10,000 कुछ नहीं होता, और भी मेडिकल कॉलेजों में भी बच्चे, या चाहे हमीरपुर में या चाहे कांगड़ा में है, कहीं भी जाए, तो हमने इसको बढ़ाकर 20,000 किया है। और जो और भी अलाइड सर्विसेज है उनका भी हमने जो है 10,000 से आगे बढ़ा दिया है। उस बारे में प्रपोजल जो हमारी सेक्रेटरी से मेरी बात हुई है उसमें कर दिया जाएगा। तो इन आउटसोर्स पर लगे हुए बच्चों के लिए, अलाइड सर्विसेज में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये बढ़ाया गया। हमारी कंपनी ने ये एक पोर्टल तैयार किया है कड़ी मेहनत के बाद। इस पोर्टल के माध्यम से जितने भी पैरामेडिकल अलाइड सर्विसेज प्रोफेशनल्स हैं, उन सभी प्रोफेशनल्स को घर बैठे सभी प्रकार के आवेदन, जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, रिन्यूअल हो गया, एनओसी, सभी प्रकार के आवेदन घर बैठे किए जा सकेंगे और उनकी आवेदन की स्थिति भी घर बैठे ऑनलाइन ही प्राप्त की जा सकेगी। इस इनिशिएटिव के माध्यम से जितने भी हमारे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको मोरल वैल्यू को बूस्ट मिलेगा। उनको एक हम स्मार्ट कार्ड इशू करेगी काउंसिल। इस स्मार्ट कार्ड के माध्यम से सभी प्रोफेशनल्स अपने आइडेंटिटी का एक गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ उनको मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे। बारिश से हुए नुकसान को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश में बारिश कहर बनकर बरस रही है और सीएम के पास आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक के लिए भी समय नहीं है। सरकार होती तो ठीक है, प्राकृतिक प्रकोप है, ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन उसके बावजूद राहत कार्य जहां भी नुकसान होता था, प्राथमिकता के साथ हम विधायकों को, मंत्रियों को वहां पर भेजते थे और प्रशासन को भेजते थे। अब इतनी सारी घटनाएं बारिश के कारण, बरसात के कारण हो गई, लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो एक मीटिंग होती है प्रिकॉशनरी स्टेप लेने के लिए मॉनसून से पहले, बर्फ से पहले, कि क्या क्या चीजें हो सकती है, अभी तक मुख्यमंत्री को उसके लिए समय ही नहीं मिल पाया। हमारा टूरिस्ट का सीजन चला हुआ, टूरिस्ट कोई इस नाले में फंसा हुआ, कोई उस नाले में फंसा हुआ, और उधर से जब मंडी और पंडोर के बीच में सड़क बंद हो गई, केलोधार से होकर के कोई 1,000 गाड़ी गई, सारी गाड़ियां वहां से निकली और कुछ लोगों ने हमको फोन करके संदेश दिए कि और कुछ के पानी बच्चे गाड़ी में 7 घंटे से बैठे हुए, आगे रास्ता बंद है, पीछे भी रास्ता बंद है, न खाने को है न पीने को है। डिप्टी कमिश्नर मंडी को फोन किया, मैंने कहा कि कम से कम पानी का इंतजाम करो, कुछ फ्रूट्स लेकर के जो गाड़ियां फंसी हैं उसमें लोगों को पहुंचाने की कोशिश करो, तब जाकर के उस दिशा में कदम। प्रदेश के कई जल विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर ठाकुर ने कहा कि नदियों के पानी में गाद भरने के चलते कुछ परियोजनाएं प्रभावित हुई थीं, जिसके चलते डीसल्टिंग के लिए 10 से 12 घंटे के लिए बिजली उत्पादन रोकना पड़ा था, लेकिन अब उत्पादन सामान्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तय क्षमता से 10% ज्यादा उत्पादन किया जा रहा है। जो ये अर्ली मानसून्स हैं, अर्ली मानसून्स की वजह से जो अनप्रेसिडेंट ये रेनफॉल हुआ है, इसमें कोई भी ऐसा पावर हाउस को, हमारे जो योजनाएं हैं, बेशक वो साबड़ा कुंडू है, सैंज है, काशंग है, जो ये तो बिजली बोर्ड के हैं, और लारजी है, बावा, गिरी, बसी, ये सारे जो हमारे ऑलरेडी जनरेशन में हैं,
तो इनमें कुछ जगह डीसिल्टिंग का एक समय था कि जिस वजह से डैम से पानी छोड़ा गया है, तो 10-12 घंटे का जो एक पीरियड रहता है जिसमें जनरेशन रुकी है, लेकिन उसके साथ में डीसिल्टिंग जो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट डैम का रहता है वो भी हुआ है। और ख़ास तौर पे जहाँ तक जनरेशन की बात है, जनरेशन ओवरऑल जो सरकारी प्रोजेक्ट्स है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने न्यूज 18 से खास बातचीत में सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला बोला। सतपाल सत्ती ने सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया और कहा कि सीएम सुक्खू आर्थिक सुधार के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असंवैधानिक तरीके से सीपीएस की नियुक्ति कर हिमाचल की जनता पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। प्रदेश में इन दिनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर वाद विवाद चला हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व में हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे सतपाल सत्ती, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी लंबे समय तक रहे हैं और वर्तमान में ऊना से विधायक भी हैं। सत्ती साहब, कैसे देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट सरकार की? हालांकि मुख्यमंत्री का दावा है कि अब प्रदेश को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश है, चाहे वो वाटर सेस लगा के धन एकत्रित करने की बात हो या फिर एक्साइज पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्रूव की है उसको लेकर। पिछले 6 महीने का जो कार्यकाल इस प्रदेश गवर्नमेंट का है, उससे पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर निराशा का वातावरण तैयार हुआ है, क्योंकि लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ एक अच्छी भली चलती हुई गवर्नमेंट को, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को हटाया और इन्होंने जो उम्मीदें बांधी थी लोगों के ऊपर कि हम लोग 10 गारंटियाँ आपको पूरी करके देंगे, अब कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को जहाँ तक उकसाया गया, जिस दिन कैबिनेट बनेगा उसी दिन 25 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपया पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। अगले महीने से गोबर खरीदना शुरू करेंगे और ओपीएस का मामला था, उसको इन्होंने ज़रूर उसमें लागू किया है, लेकिन उसमें भी रोज़ अखबारों में हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग कारपोरेशन, अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग कर्मचारी एनपीएस ओपीएस में उलझे पड़े हैं। 12-13 हज़ार लोग रिटायर हो गए जिनके ऊपर उसका कोई पता नहीं है कि उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ जो इनका उसमें भी 3-4 महीने का समय लगाना और उसको सीधा लागू ना करना और घुमा करके वो सारी चीज़ों को करना, उसके कारण अलग अलग बयानबाजियाँ आज भी कर्मचारियों के लीडर्स की हम लोग अखबारों के अंदर पढ़ते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि अगर पिछली 30 वर्षों की सरकारों ने हिमाचल प्रदेश में रिसोर्स बढ़ाने की कोशिश की होती, पैसा जनरेट करने की कोशिश की होती, तो आज प्रदेश की हालत नहीं होती, इतना कर्ज नहीं होता। अब नरेंद्र मोदी जी ने अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दे करके हिमाचल प्रदेश को अरबों रुपया रोड्स की स्ट्रेंथनिंग, बाइंडिंग और 4 लेन बनाने के लिए जो दिया है, टनल्स बनाने को दिया है, उसके ऊपर नहीं बोलते हैं। तो उसके नाते मेरा ये कहना है कि जो कर्ज का मामला है उसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन वो कंट्रोल संविधान से परे हट करके सीपीएस बना करके नहीं होगा। आज मैं हिमाचल प्रदेश में देखता हूँ हर आदमी पायलट लेकर के चला हुआ। पुलिस वालों को चोर पकड़ने का समय नहीं है, पुलिस वालों के पास अपराधियों को पकड़ने का समय नहीं है। जहाँ जहाँ से सीपीएस गुजरते हैं, जहाँ जहाँ से मंत्री गुजरते हैं, सब लोग पायलट की व्यवस्था सड़कों के ऊपर खड़ी होती है। लोग थानों में जाते हैं, थाने खाली पड़े हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है हिमाचल प्रदेश में 5 व्यक्ति ही पायलट के लिए हैं कानूनी दृष्टि से। 5 व्यक्ति, चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश, महामहिम दलाई लामा जी और उसके साथ साथ स्पीकर साहब, इस तरह से जो गवर्नर महोदय, राज्यपाल महोदय। लेकिन आज हर व्यक्ति पायलट लेकर के घूम रहा है, सीपीएस भी पायलट लेकर के घूम रहे हैं। अब किसने उनको पायलट अलाउ की है? तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए जे फालतू का खर्चा कहाँ से हो रहा है। बिल्कुल, तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और ऊना से विधायक सतपाल सत्ती हमारे साथ थे और जमकर हमले इन्होंने प्रदेश सरकार के ऊपर बोले। शिमला से राजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। हिमाचल में शराब के ठेकों की नीलामी के बाद होने वाली आय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर जारी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर नई एक्साइज नीति को लेकर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए जनता से माफी मांगने की बात कही, तो उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि लगातार 3 चुनाव में हुई हार से जयराम ठाकुर हताशा हैं।
पूर्व की सरकार में जहां 10% वृद्धि के साथ नीलामी होती थी, वहीं नई एक्साइज नीति में 40% की बढ़ोतरी हुई है, जो कागजों में दर्ज है और आय की राशि सरकारी खजाने में जमा है। हर्षवर्धन चौहान ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर हमला बोला और कहा कि अनुराग ठाकुर को राजनीति के बजाय हिमाचल के हितों की पैरवी करनी चाहिए। एक्साइज पॉलिसी के बारे में बहुत ज्यादा बोला गया, विधानसभा के अंदर बोला गया, विधानसभा के बाहर बोला गया, मुख्यमंत्री द्वारा बोला गया, उप मुख्यमंत्री बहुत जोर से बोले और बाकी मंत्री भी फिर उसके बाद बोलना शुरू किए। कुलगाम, बांदीपुरा, पुलवामा में एजेंसी की छापेमारी, 3 जिलों के 10 जगहों पर छापेमारी, ड्रोन द्वारा हथियार, गोला बारूद, नशीले पदार्थों देश में आई है। अब जब हकीकत हमारे सामने आ रही है, अभी जो आंकड़े आए हमारे एक्साइज डिपार्टमेंट के ही आंकड़े हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में जो ग्रोथ आई है एक्साइज में वो लगभग 13% है, और 13% का मतलब है कि लगभग जो पुरानी ग्रोथ थी पूर्व सरकार के दौरान की, उस ग्रोथ के लगभग बराबर है। नहीं, देखो, जयराम जी का जो ज्ञान है ना वो अधूरा है, या वो जान करके भी अनजान बन रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की पब्लिक को वो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जो शराब के ठेकों की ऑक्शन हुई थी वो तो खुली ऑक्शन हुई थी, और पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पिछले 5 सालों में 4 बार 10% बढ़ोतरी के साथ उसको रिन्यू किया गया है। सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने फैसला लिया कि शराब के ठेकों की नीलामी की जाएगी, और ओपन बोली में 40% इंक्रीज हुआ है रेवेन्यू का वो, और ये पैसा सरकारी खजाने में जमा हुआ है। ये कोई हवाई बातें नहीं है जिस तरह की हवाई बातें जयराम जी कर रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के शिमला में चल रहे 70 ई बसों के लिए 5 नए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन चार्जिंग स्टेशनों के लिए ट्रांसफार्मर स्थापित करने के लिए 3 करोड़ 63 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि देश के ग्रीन सिटी बनने की तरफ शिमला आगे बढ़ रहा है और इसके लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम की 1500 से अधिक बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदला जाएगा और इसके लिए पर्याप्त चार्जिंग और बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मामले में कार्रवाई। आज जम्मू का दौरा करेंगे राजनाथ सिंह, कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, सुरक्षा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बीजेपी कार्यालय भी जाएंगे राजनाथ, चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों पर करेंगे चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में मिलिट्री एक्सपर्ट्स, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, प्रोफेसर्स, बुद्धिजीवी, पत्रकार और अन्य सरकारी अधिकारी हिस्सा लेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम में मॉक ड्रिल, प्राकृतिक आपदा से निपटने की तैयारियों के लिए लिया गया जायजा, समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए की पूरी तरह तैयारी। इस साल के अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी प्राकृतिक आपदा और दूसरी समस्याओं से निपटने के लिए एनडीएमए ने कई कदम उठाए हैं। इसकी जानकारी एनडीएमए के सीनियर कंसल्टेंट मेजर जनरल सुधीर बहल ने दी है। उन्होंने आगे कहा कि इस संबंध में बानिहाल में एक राडार सिस्टम स्थापित किया गया है। प्रशासन जम्मू में यात्री निवास भवन में हर तरह की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। जम्मू नगर निगम ने स्वच्छता, पीएचई, बिजली विभाग के सभी अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। यात्री निवास भवन में 24 घंटे सामानों की बिना किसी आपूर्ति। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान आया है, अवरुद्ध सड़कों को रोकने का काम जारी है, युद्ध स्तर पर जारी है काम। विक्रमादित्य सिंह का बयान। लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री इस समय कर रहे हैं इसकी निगरानी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान है कि जिन सड़कों पर खलल पड़ा था उन्हें एक बार फिर से काम जारी है, युद्ध स्तर पर काम जारी है। लोक निर्माण विभाग को 30 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।
लगातार हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी और चीफ सेक्रेटरी और हमारे डिपार्टमेंट से जो मुतल्लक है ईएनसी और सब लोग जो है वो लगातार इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में जहाँ जहाँ भी सड़कों का जो है नुकसान हुआ है, लैंडस्लाइड्स आए हैं या कई जगहों पे सड़क बह गई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य हो रहा है। एससी मंडी है, मैंने उनसे भी बात करी है कि मंडी ज़िला में काफ़ी नुकसान हुआ है बाढ़ के चलते, तो उसमें पूरा हम अपना सहयोग दे रहे हैं। और मैंने अभी 2 दिन पहले ही कहा था कि करीबन 30 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान जो है वो प्रदेश को हुआ है इस पूरे मौसम में और मानसून्स में। हो सकता है, अभी अनुमानित है, आज के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मगर हो सकता है कि थोड़ा और उसमें वृद्धि जो है वो हुई हो, बट वी आर रेगुलरली मॉनिटरिंग इट। वॉर फुटिंग के ऊपर कार्य हो रहा है, आप देख रहे हैं जब से हमारी सरकार बनी है, और मुझे विभाग में हम लगातार इसके ऊपर अपने कार्यों को पूरा कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा, हमने ठियोग में वैली ब्रिज बनाया और उसको रिकॉर्ड 1 हफ्ते के अंदर बनाकर जो है जनता को फिर से समर्पित किया है। वैसे ही जो बाईपास का कार्य चल रहा है ठियोग में, उसको भी हम पूरी मजबूती के साथ पूरा कर रहे हैं। और भी प्रदेश के अलग अलग कोनों में जहाँ पर भी इस तरीके की आपदा खास करके मानसून्स के समय में आ रही है, वहाँ पे हमने एक हेल्पलाइन भी जारी करी है, और उसका भी मैं फीडबैक लूँगा कि क्या उसमें कितना लोगों का उसमें जो है वो आया है फीडबैक, कहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको हम पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्योंकि मानसून्स आए हैं और उसमें लोगों को असुविधा ना हो, और लोगों के साथ साथ जो सैलानी बाहर से आते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं बहुत भारी मात्रा में, कहीं कैंसिलेशंस ना हो। मुझे कहीं ऐसी भी सूचना मिली थी कि होटल्स की जो है कैंसिलेशंस होनी शुरू हो गई है, होम स्टेज की, तो वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमको अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है, इकोनॉमी को भी मजबूत करना है। तो उसके लिए भी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके साथ भी हमारा डिपार्टमेंट पूरा संपर्क बनाया हुआ है, ताकि आपस में तालमेल करके जो है अच्छा एक जो है वो हर सहूलियत लोगों को दे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता को लेकर पीएम के बयान पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा को चुनावों के समय ही इसकी याद आई है। उन्होंने कहा कि 10 सालों से केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन अब तक कानून नहीं लाया और अब इस पर नौटंकी की जा रही है। अगर लाना है तो लाइए, मेजोरिटी इनके पास है केंद्र लोकसभा के अंदर, तो उसको कानून पारित करिए और वो कानून बन जाएगा। तो इस तरीके की नौटंकीबाजी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर लाना है तो ले आइए, हमको उसमें कोई जो है वो आपत्ति नहीं है, मगर इस तरीके का उसका राजनीतिकरण करना मैं समझता हूँ ये सही जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये केवल राजनीतिक तरीके से ध्रुवीकरण करने के लिए और सांप्रदायिक ताकतों को जो है ताकत देने के लिए इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, और ख़ास करके चुनावी समय में इसका प्रयोग किया जाता है कि ताकि पोलराइजेशन हो सके और उसका फ़ायदा जो है वो रूलिंग पार्टी को मिल सके। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने हनोगी से झलोगी के बीच बनी 5 टनलों का निरीक्षण किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि किरतपुर मनाली 4 लेन प्रोजेक्ट के पूरी तरह से शुरू होने पर प्रदेश की आय में बढ़ोतरी होगी। इस काम को पूरा हो जाने के बाद हिमाचल को पर्यटन में इतनी अधिक आय की उपलब्धता होगी कि भारत सरकार को अद्भुत धन्यवाद हिमाचल की जनता देगी। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट ये रहा है जो धीरे धीरे करके पूरा हो रहा है। मैं तो कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजीनियर्स को, ठेकेदार को भी इसके लिए बधाई दूंगा।
मंडी में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों से रेड क्रॉस सोसाइटी के साथ सुरक्षा से जुड़ने की अपील की है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंदों की मदद की जा सके। सर्किट हाउस में आयोजित समारोह के दौरान राज्यपाल ने 20 स्वच्छता कर्मियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया। साथ ही हाइजीन किटें और 12 दिव्यांगों को व्हील चेयर बांटी। उन्होंने कोरोना काल में अनाथ हुए 6 बच्चों को एफडी के पत्र भी वितरित किए। इसमें बेटियों के नाम 75,000 जबकि बेटों के नाम 51,000 की एफडी की गई। इससे पहले अपनी पत्नी सहित सर्किट हाउस परिसर में देवदार और आंवले का पौधा भी लगाया। सबके अंदर आनी चाहिए, तो उसी सेवाभावी स्थिति में मुझे ये लगता है कि समाज के लोग भी धीरे धीरे जुटेंगे जिला प्रशासन के माध्यम से, तो समाज के उन लोगों का जो सहाय स्थिति में है उनका एक सहयोग हो सकेगा। देखिए, व्यक्ति ही अकेले नहीं कुछ कर सकता है। जब प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस बात को कहा, तो ऐसे ही लोगों को जोड़ करके वो किया जाए। शासन भी मदद करेगा, समाज भी मदद करेगा। इसी नाते सबका सहयोग भी उन्होंने लेने की बात कही है प्रधानमंत्री जी ने, तो रेड क्रॉस भी उसी के ट्रेंड पर चलते हुए लोगों की सेवा करने का काम का है। इस नाते मैंने समाज हिमाचल शिक्षा विभाग में जल्द 5200 शिक्षकों की भर्ती करने वाला है। इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इस बार भर्ती के लिए सरकार नया तरीका अपना सकती है और एक साथ ही सभी शिक्षकों को भर्ती की तैयारी है। शिमला में लोगों को नदी किनारे जाने से रोकने के लिए पुलिस रेस्क्यू रेंजर्स की नियुक्ति की गई है। ये रेंजर्स ब्लैक स्पॉट्स पर तैनात किए जाएंगे। साथ ही खतरनाक जगहों पर चेतावनी पट भी लगाए जाएंगे। बता दें कि पिछले 2 दिनों में शिमला में 2 युवाओं की मौत नदी के तेज बहाव में बहने से हो गई, जिसके बाद पुलिस ने यह फैसला लिया है। विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने सरकार से ओल्ड पेंशन को लेकर जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग की है। सुंदरनगर में आयोजित जिला स्तरीय सम्मेलन में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि बिजली बोर्ड में अभी तक पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं हुई है। विभाग के कर्मचारियों का एनपीएस शेयर बीते 2 महीनों से काटा जा रहा है। इस बार भी विद्युत विभाग के कर्मचारियों का एनपीएस शेयर काटे जाने की संभावना है, जिसको लेकर कर्मचारियों में आक्रोश है। इस सम्मेलन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार से मांग करना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड में पुरानी पेंशन अभी तक बहाल नहीं हुई है और इसको शीघ्र बहाल किया जाए। और हम कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों का शेयर पिछले 2 महीने में काटा गया और इस बार जो एनपीएस का शेयर दोबारा काटने की संभावना है, जिस करके कर्मचारी में आक्रोश है। इस बारे में मुख्यमंत्री महोदय से पिछले कल विस्तृत वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज इस बारे में आदेश जारी कर दिया जाएगा। हम उम्मीद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री शाम तक इस बारे में आदेश जारी करें ताकि एनपीएस का शेयर काटना बंद हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री ने आज कहा है कि आज इस बारे में आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके बाद उन्होंने समय दिया है कि जुलाई माह के दूसरे महीने में एक जो नियमित बैठक बुलाई गई है उस पर भी चर्चा करेंगे। अगर उसमें कोई फैसला नहीं होता, स्वाभाविक है यूनियन को एक बड़े आंदोलन को आगे बढ़ना पड़ेगा। ये हम इस मंच से कहना चाहेंगे। सोलन में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अतिक्रमण अधिकारी दीपहंस ने बताया कि शहर के अपर बाजार, लोअर बाजार, मॉल रोड और चंबाघाट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें एक कारोबारी का चालान भी काटा गया। व्यापारियों से अपील की गई है कि वो अपना सामान अपने दुकान के अंदर ही ले जाएं ताकि शहर में अतिक्रमण की समस्या न होने पाए। बाहर लगाया हुआ था सामान, तो आज हमने फिर से अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जो रूटीन वर्क है हमारा, हर रोज़ जैसे कि हम अतिक्रमण हटाते हैं, तो आज भी हम उसको लेकर सारे शहर में घूम रहे हैं। लोगों को मैं कहना चाहूँगा भी अपना सामान अपने हाथ में रखें ताकि आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो और शहर हमारा साफ व स्वच्छ दिखाई दे। मणिकर्ण घाटी के शुंगचंग टॉप पर बिजली गिरने से 150 से अधिक बकरियों की मौत हो गई, जबकि 50 बकरियां लापता हैं। यह जानकारी घायल सोनू ने दी। सोनू ने कहा कि बीती रात करीब 2:30 बजे भारी बारिश के बीच आसमानी बिजली एकदम पेड़ों के बीच गिरी, जिससे जोरदार धमाका हुआ। सोनू ने कहा कि उस धमाके से वो बेहोश हो गया था। उसे सुबह 3:30 बजे होश आया तो देखा कि बकरियां मरी हुई हैं और कुछ बकरियां लापता हैं। सोनू ने कहा कि डेयरी में 950 बकरियां थीं।
सोनू ने सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग की है। बिलासपुर में केंद्रीय सूचना पत्र कार्यालय की ओर से वार्तालाप विषय पर मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में जिले भर के मीडिया कर्मियों ने भाग लिया। बिलासपुर की अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल ने इस कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया में संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया समाज का दर्पण है और मीडिया बंधुओं को 9 साल की उपलब्धियों के बारे में, भारत सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया गया। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी स्कीम्स हैं उसका फ़ायदा उठाने के लिए आप सब PIB और भारत सरकार की जो वेबसाइट्स हैं उनका इस्तेमाल करें और हमारे मीडिया बंधुओं द्वारा प्रकाशित जो भी समाचार खबरें हैं इन डेवलपमेंटल न्यूज़ चीज़ों पर। और इस वक्त बड़ी खबर, सुक्खू सरकार फिर लेगी कर्ज। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, 1000 करोड़ का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार। सुक्खू सरकार फिर लेगी कर्ज। इस वक्त हिमाचल से बड़ी खबर आ रही है और इस बार 1000 करोड़ का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार। तो सुक्खू सरकार फिर कर्ज लेगी और इस बार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार, क्योंकि सरकारी खजाना लगातार खाली है और उसे भरने के लिए और जो योजनाएं हैं उनमें पैसा खर्च करने के लिए एक बार फिर से सुक्खू सरकार कर्ज लेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और सुक्खू सरकार इस बार 1000 करोड़ का कर्ज लेगी। तो सुक्खू सरकार फिर से कर्ज लेने जा रही है। इससे पहले 2 बार कर्ज ले चुकी है सुक्खू सरकार, केंद्र सरकार से कर्ज ले चुकी है और अब एक बार फिर से खबर आ रही है कि 1000 करोड़ का मजीद कर्ज सुक्खू सरकार लेगी। तो हिमाचल सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है और इस बार 1000 करोड़ रुपयों का कर्ज लेगी सुक्खू सरकार। इससे पहले भी सरकार केंद्र से कर्ज ले चुकी है। हालांकि केंद्र ने कर्ज का जो पैमाना होता है उसे घटा दिया हिमाचल सरकार के लिए, लेकिन एक बार फिर से सुक्खू सरकार 1000 करोड़ रुपयों का कर्ज लेगी। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।